नमस्कार। आज दो भाइयों की कहानी सुनाता हूँ। दोनों बचपन में एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे। एक दूसरे के बगैर मन नहीं लगता था, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, बड़े होते गए, दुनियादारी उनको दिखाई देने लगी, समझ में आने लगी। उनको अचानक से लगा कि हमारे जीवन में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई हमारे लिए चुनौती नहीं है, चैलेंज नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। ये कैसा जीवन हुआ, बड़ा बोरिंग सी लाइफ है, ये सब कुछ अच्छा अच्छा कैसे हो सकता है। तो उनमें से एक ने तय किया कि मैं बागी बन जाता हूँ, मैं वो हर काम में व्यवधान पैदा करूंगा जो दूसरे के लिए हो रहा होगा। तो कल तक जो त्याग, प्रेम, परस्पर एक दूसरे के लिए सम्मान था, वो आज कंपटीशन, पहले में के भाव में आ गया। और फिर धीरे धीरे जो व्यक्ति जो दो शख्स एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, वो एक दूसरे के जानी सियासी दुश्मन बन गए। और ऐसे दुश्मन बन गए कि फिर कभी एक दूसरे की तरफ मुड़कर नहीं देखा। और फिर जब मन किया या उम्र हो गई है, बुढ़ापा आ गया है, वक्त है अपने बच्चों को सेटल करने का, तो एक हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक होना चाह रहे हैं तो आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा है, और जिनको ये लगता है कि अगर ये फिर से एक हो गए तो जो बच्चे आज अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं वो नहीं हो पाएंगे। मैं सुमित अवस्थी हूं और आप मेरे YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं। मैं ठाकरे परिवार की बात कर रहा था। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे जो कि उम्र में बड़े हैं, और राज ठाकरे जो कि बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने अपनी पार्टी शिवसेना की कमान अपने सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर उद्धव ठाकरे को जिम्मेदारी सौंपी, जो राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं लेते थे, जिनको फोटोग्राफी का शौक था, जिनको वाइल्ड लाइफ का शौक था, जो कार्टून बनाना चाहते थे। लेकिन उनके भतीजे राज ठाकरे जो अपने आप को सियासी उत्तराधिकारी मान रहे थे, जो बाला साहब के रहते उनके जैसा आचरण, व्यवहार, उनके जैसे लुक्स अपना चुके थे, उनको ये लग रहा था कि वही सियासी उत्तराधिकारी होंगे शिवसेना के। लेकिन अपना खून तो अपना खून होता है। बाला साहेब ने अपने पुत्र उद्धव को अपनी सियासत का उत्तराधिकारी बनाया और राज ठाकरे इससे नाराज हो गए। राज ठाकरे 2006 मार्च में अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, MNS। आज इस बात को लगभग 19-20 साल हो गए हैं। अब राज ठाकरे जो नाराज हो गए, अलग पार्टी बनाकर चले गए, वो एक होना चाह रहे हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया और कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं महाराष्ट्र के नाम पर एक होने को तैयार हूं, लेकिन सिर्फ मेरी इच्छा की बात नहीं है, दूसरी तरफ भी तो इच्छा होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे जो कि अब शिवसेना UBT के अध्यक्ष हैं, क्योंकि उस शिवसेना के भी दो टुकड़े हो चुके हैं, एक एकनाथ शिंदे के पास है। वो उद्धव ठाकरे ये कहते हैं राज ठाकरे के इस प्रस्ताव के जवाब में कि जब आप 24 के चुनाव में भाजपा की मदद कर रहे थे, जब आप 24 के चुनाव के वक्त में एक ऐसी पार्टी के साथ खड़े थे जिन्होंने शिवसेना को तोड़ा, तो आज मैं आपके साथ कैसे आ सकता हूं। अगर आप उनसे दूरी बनाएं तो महाराष्ट्र के नाम पर, मराठियों के नाम पर एक हुआ जा सकता है। यानी आप भारतीय जनता पार्टी जो कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही है, और एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना से दूरी बनाइए, उनके साथ डिस्टेंस अपनाइए, तब हम सोच सकते हैं। और आज की डेट में राज ठाकरे इन दोनों पार्टियों के साथ काफी घनिष्ठ दिखाई दे रहे हैं, खासकर एकनाथ शिंदे के साथ। अभी 3-4 दिन पहले अपने घर बुलाया, भोजन पर डिनर हुआ, बातचीत हुई, और ये लगने लगा कि शायद MNS और शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे की है, ये मिलकर एक हो जाएंगे और आने वाला BMC का चुनाव साथ मिलकर ये लड़ सकते हैं। और उसके बाद में अचानक ये प्रस्ताव राज ठाकरे देते हैं, तब फिर ये लगता है कि क्या पूरी शिवसेना जो ओरिजिनल थी बाला साहब के समय की, जिसमें एकनाथ शिंदे भी थे, जिसमें उद्धव भी थे, जिसमें राज भी थे, वो सब मिलकर एक हो सकते हैं क्या? वो पार्टी दोबारा खड़ी हो सकती है क्या? लेकिन राज ठाकरे के इस प्रस्ताव के 24 घंटे भी नहीं बीते कि उद्धव ठाकरे ने ऐसी कंडीशंस लगा दी जो राज ठाकरे के लिए मानना बहुत मुश्किल का काम है। और अगर मान भी लेते हैं
तो वो पुरानी शिवसेना फिर नहीं खड़ी हो पाएगी, क्योंकि शर्त ही है कि एकनाथ शिंदे से दूरी बनाओ, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पीठ पर छुरा घोंपा था, उनकी पूरी पार्टी सिंबल और नाम के साथ उनसे छीन ली है। इसीलिए ये दोस्ती जो कि शुरुआत होती दिखती है 24 घंटे के भीतर टूट जाती है। तो उम्र, अनुभव और उम्र का तकाजा ये कहता है कि आप जो काम आज करते हैं उसके लिए आपको पछतावा कई साल बाद भी हो सकता है, जो राज ठाकरे आज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस एमएनएस ने महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा काम नहीं किया। 19-20 साल से ये पार्टी है, बमुश्किल से इक्का दुक्का विधायक इसके हुए हैं, बमुश्किल से इक्का दुक्का पार्षद इसके चुन के आए हैं। किसी भी म्यूनिसिपैलिटी में, यहाँ तक कि बीएमसी में भी कभी बहुत अच्छा इसका प्रदर्शन नहीं रहा। बहुत ही माइन्यूट सा, बहुत ही छोटा सा इनका एक वोट बैंक है, और वो भी दिन पर दिन, चुनाव दर चुनाव कम होता गया, जिसके अंदर कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखी कि ये पार्टी बढ़ सकती है। वहीं उद्धव ठाकरे, जो कि जिनका मन नहीं था राजनीति में आने का, लेकिन उन्होंने पार्टी संभाली, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक बन गए। और हम सब ने देखा जिस तरीके से एमवीए की सरकार उन्होंने चलाई कोविड के काल में, कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया, पर कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने अपने आप को ज्यादा मैच्योर पॉलिटिशियन साबित किया है इन 20 सालों में, और राज ठाकरे इस रेस में पीछे छूट गए हैं, जो अपने आप को असली उत्तराधिकारी मान रहे थे बाला साहब का और शिवसेना का। आज एकता की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अपने गिरेबान में जब राज ठाकरे झांक रहे हैं, तो उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और उसकी वजह है उनके बेटे, जिनको वो राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, जो महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। तो साफ है कि इस मराठी वोट बैंक के लिए, जिसके लिए मराठी मानुष की बात वो करते हैं, जिसके लिए शिवसेना एक जमाने में जानी जाती थी, उसी प्लेटफॉर्म पर अब एमएनएस है कि मराठी बोलो, मराठी नहीं बोलोगे तो तोड़फोड़ करेंगे, जबरन बुलवाएंगे। जैसा कि हमने वो वीडियोस में देखा, हिंदी को क्यों अपनाते हो, मराठी और अंग्रेजी ये दो ही भाषा होनी चाहिए, ये तमाम शर्तें राज ठाकरे लगाते हैं। तो जाहिर तौर पर ये लगता है कि वो बाला साहब की लीगेसी को जिंदा करना चाहते हैं, पर अब इतना आसान नहीं है। बाला साहब की पार्टी के 3 टुकड़े हो चुके हैं, इनको एक करना अब इन हालात में तो बहुत ही मुश्किल नजर आता है।